न्यूक्लियर फिजिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल और फर्मी गैस मॉडल जो था उनमें क्या क्या कमियां रह गई थी उनके बारे में चर्चा करते हैं, जिसके आधार पर हम आगे सेल मॉडल की चर्चा करेंगे कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था उसमें और फर्मी गैस मॉडल में ऐसी कौन कौन सी कमियां थी जिनको वो नाभिक के ऐसे कौन कौन से गुण थे जिनको वो दोनों यानी कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल और फर्मी गैस मॉडल जिसके बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी पिछले वीडियोज में कर चुके हैं, ये दोनों मॉडल नाभिक के कौन कौन से गुणों को या हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसे प्रॉपर्टीज़ थी जिनको ये दोनों मॉडल समझा नहीं पाए थे। तो उनमें देखिए पहली बात है, ये कह सकता हूँ कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल और दूसरा हमने पढ़ चुके हैं फर्मी गैस मॉडल। इनके कमियां क्या क्या थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल और फर्मी गैस मॉडल की कमियों के विस्तार से समझाइए और सेल मॉडल की परिकल्पना, जिसके आधार पर सेल मॉडल की परिकल्पना को बल मिला, उनको समझाइए। तो उसमें देखिए पहली बात तो ये है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो एक समूह की यानी कि लिक्विड छोटी छोटी जो लिक्विड की ड्रॉप है उनके समूह को मानते हुए गुणों की विवेचना करता है। किसी भी एक निकाय को यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी अकेले जो अयुग्मित निकाय है, एकल जो निकाय है, उसके बारे में वो है किसी प्रकार का कोई कंसेप्ट नहीं प्रोवाइड करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समूह के अंदर जो लिक्विड ड्रॉप्स हैं समूह के रूप में है, उनके बारे में ही वो बताता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल समूह के आधार पर नाभिक के गुणों की विवेचना करता है या नाभिक के गुणों को बताता है। यानी कि हम अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नाभिक में चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यदि एक न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन है तो एकल जो नाभिक है, एकल जो न्यूक्लियन है कि एकल अवयव के बारे में यह कुछ नहीं बताता है। तो पहली कमी तो ये हो गई कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वह नाभिक की समूह के आधार पर ही नाभिक के गुणों की विवेचना करता है, एकल अवयव के बारे में वो कुछ नहीं बताता है। दूसरी बात देखिए, लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है वह केवल भारी नाभिकों का जो नाभिक के विखंडन होता है उसी को ही एक्सप्लेन करता है। दूसरा यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भारी नाभिकों के नाभिकीय विखंडन को समझाता है। ठीक है, भारी नाभिकों के विखंडन को ही समझाता है। और दूसरी बात, भारी नाभिकों के विखंडन के साथ साथ बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को ही समझाता है। यानी कि बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ, बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन, यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं B प्रोपोर्शनल टू A और B बार इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट। यानी कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन हमारे को क्या मिली थी, इस मॉडल से बंधन ऊर्जा नियत मिली थी। लेकिन इसके बावजूद जो मैजिक संख्या वाले जो नाभिक हैं, यानी कि ऐसे नाभिक जिनमें
प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या मैजिक संख्या के बराबर है, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में लिक्विड ड्रॉप मॉडल कुछ नहीं बताता है। यानी कि ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, ये अंतिम संख्या केवल न्यूट्रॉन के लिए है, बाकी संख्या प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के लिए है, लेकिन स्टार वाली संख्या यानी कि अंतिम संख्या केवल न्यूट्रॉन के लिए है। तो जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था वह ये कहता है कि बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या के साथ लगभग नियत रहती है, अर्थात बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन जो है वो लगभग कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान जो है बंधन ऊर्जा जो है वो A के समानुपाती होता है और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन है वो लगभग नियत रहती है। लेकिन इन यानी कि उन नाभिकों के बारे में जिनमें न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या मैजिक संख्या के बराबर होती है, उनकी हाई स्टेबिलिटी यानी कि वो अधिक स्थायित्व है, अधिक स्थायी है, यानी कि इनके स्थायित्व ज़्यादा है, इसके बारे में लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं देता है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में ये कमियां होने के बाद में यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैजिक नंबर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये जो दो कमियां थी लिक्विड ड्रॉप मॉडल की, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि फर्मी गैस मॉडल क्या। फर्मी गैस मॉडल जो है ऊर्जा स्तरों की व्याख्या करता है, लेकिन ऊर्जा स्तरों को बताता तो है कि एक ऊर्जा स्तर में पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार 2-2 न्यूक्लियॉन भरे जाएंगे, लेकिन ऊर्जा स्तर यानी कि रेडियो एक्टिव क्षय जब होता है, इसके पहले यानी कि ऊर्जा स्तर यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फर्मी गैस मॉडल में हम ये पढ़ते हैं कि पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार ही ऊर्जा स्तर में न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन भरे जाएंगे। लेकिन जब एक रेडियो एक्टिव डिके होता है तो जो नाभिक है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो उसके बारे में यानी कि उस प्रकार के ऊर्जा स्तर के बारे में फर्मी गैस मॉडल कुछ नहीं बताता है, अर्थात यहाँ पर भी फर्मी गैस मॉडल हम कह सकते हैं कि साइलेंट है। तो अब दूसरा जो कारण था फर्मी यानी कि जो रेडियो एक्टिव डिके के अंदर एक्साइटेड स्टेट से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके के अंदर अल्फा डिके भी हो सकता है, बीटा डिके भी हो सकता है, गामा डिके भी हो सकता है। अल्फा बीटा गामा के बाद में जो नाभिक है वह कौन से किस प्रकार के ऊर्जा स्तर में रहेगा, उसको फर्मी गैस मॉडल किसी प्रकार से एक्सप्लेन नहीं करता है। अब दूसरे जो ड्रॉबैक था, हम वहाँ यह कह सकते हैं कि इस फर्मी गैस मॉडल के अनुसार कम ऊर्जा के ऊर्जा स्तर भरे होते हैं, कम ऊर्जा के ऊर्जा स्तर भरे होते हैं। तो कम संवेग स्थानांतरण वाली जो नाभिकों की टक्कर है, कम संवेग के स्थानांतरण वाली नाभिकों की टक्कर को फर्मी गैस मॉडल समझा नहीं पाता है, अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस मॉडल में भी कुछ कमियां थी। तो इन कमियों के आधार पर ही अब हम आगे शेल मॉडल के बारे में बात करेंगे।
शेल मॉडल, यानी कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल और फर्मी गैस मॉडल की जो कमियां रह गई थी उनको दूर करते हुए एक नया मॉडल दिया गया, जिसमें कि वो सारी जो कमियां थी उनको ये मॉडल दूर करे और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉनों के जो भरने का जो क्रम है और जो उनके स्थायित्व के बारे में जिनको हम ये कहते हैं कि मैजिक संख्याएं जो थी उनको एक्सप्लेन करे। तो इस प्रकार का नया मॉडल जो था उसको शेल मॉडल कहते हैं। शेल मॉडल जो है एक्चुअली में जो शेल मॉडल था जो है उसके हम दो चीज़ों पे यहाँ पर बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेज, या मैं डायरेक्ट कह देता हूँ कि एविडेंसेज क्या क्या थे। एविडेंसेज, इस वीडियो में मैं एक्चुअली एविडेंसेज के बारे में ही बात करूँगा कि इस प्रकार के प्रमाण यानी कि प्रायोगिक प्रमाण या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कौन कौन से थे जिनके आधार पर न्यूक्लियर नाभिक की शेल मॉडल को प्रमाण मिलता है, यानी कि शेल मॉडल वेरीफाई होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाद में इसके अजम्पशंस। तो यहाँ पर हम पहले इस वीडियो में बात करते हैं कि एविडेंस क्या क्या कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैजिक संख्याएं जो थी, मैजिक नंबर 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, ये संख्याएं मैजिक संख्याएं कहलाती है। एक्चुअली में है क्या, देखिए, जिन नाभिकों में न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉनों की संख्या मैजिक संख्या के बराबर होती है वो अधिक स्थायी है। यहाँ पर शेल मॉडल में यह प्रमाण दिया जाता है कि नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अथवा हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियन जो होते हैं उनमें युग्मित रहने की प्रवृत्ति होती है। युग्मित का मतलब दो दो न्यूक्लियनों के एक बंच रहते हैं, जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 2He4 एक हीलियम है और यहाँ पर 2 प्लस कर देते हैं तो हीलियम का जो नाभिक है 2He4 नाभिक, यानी कि जिसको हम अल्फा कण भी कहते हैं, इसकी बंधन ऊर्जा जो है 28.28 MeV होती है, यानी कि 28.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जब बात करते हैं तो 7.07 MeV होती है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों का जो बंच है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन अथवा 2 न्यूट्रॉनों का जो एक बाउंड सिस्टम है, जो एक तरीके से हम ये कह दें कि 2 प्रोटॉन हैं 2 न्यूट्रॉन है तो युग्मन हो गया। तो इस प्रकार से नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वह यदि इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो वह नाभिक ज़्यादा स्थायी होते हैं। जैसे 2He4 हो गया, इसके बाद में 8 और 16 हो गया, 10, 20, Ca40 हो गया, यानी कि जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है इन मैजिक संख्या के बराबर हों तो वह स्थायी होते हैं। स्थायी क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें इनके जो नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनमें आपस में युग्मित रहने की प्रवृत्ति होती है। अब यदि मैजिक संख्या के बाद में एक न्यूट्रॉन, अब दूसरी बात यहाँ पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्चुअली में सम संख्या है, ये सारी सम संख्याएं हैं, तो ऐसे नाभिक जिनमें मैजिक संख्या के बराबर अथवा सम संख्या में न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन होते हैं उनमें से एक न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू यदि एक नाभिक में अयुग्मित न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन होता है। यदि एक किसी नाभिक में न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन अयुग्मित है तो उस अयुग्मित न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि किसी नाभिक में सम संख्या में न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन है तो वहाँ पर वो युग्मित अवस्था में रहते हैं, अतः उनको निकालने किसी एक न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है युग्मित अवस्था में रहते हैं।
इसी के साथ ही मैजिक संख्या के साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ एलिमेंट्स यानी कि इस प्रकार के कई नाभिक इस प्रकार के हैं जिनके अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या है या प्रोटॉनों की संख्या है वो मैजिक संख्या के बराबर होने के कारण से उनकी एबंडेंस यानी कि प्रकृति में उनकी पाए जाने की जो प्रायिकता है वो ज़्यादा होती है। इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पर। एक तो एग्जांपल देना चाहूँगा स्ट्रोंशियम 88 जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है यहाँ पर 50। इसकी एबंडेंस जो है लगभग 81% के आसपास इसकी प्रायिकता होती है, 81 पॉइंट समथिंग है, तो हम यहाँ पर रफली 81 कह देता हूँ मैं। तो यानी कि इस प्रकार के नाभिक जिनमें मैजिक संख्या के बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या है उनमें उनकी प्रकृति में पाए जाने की जो एबंडेंस है, प्रचुरता है, वो ज़्यादा है। इसके बाद में एक एग्जांपल और देना चाहूँगा बेरियम 138 और Fe 140 जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 126 है। इसकी लगभग है 66% और इसकी है लगभग 83%। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 88%। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो नाभिक हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या 126 है तथा 150 है, उनके प्रकृति में पाए जाने की जो प्रचुरता है वो ज़्यादा है, यानी कि एबंडेंस जो है इनकी ज़्यादा है। दूसरा शेल मॉडल के बाद शेल मॉडल के दूसरा एविडेंस क्या मिलता है कि ऐसे नाभिक जिनमें ये संख्याएं वाले जो न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन होते हैं, ये स्टार लगा देता हूं मैं इसके ऊपर, ये केवल न्यूट्रॉन को शो करेगा क्योंकि 126 नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी तक किसी में नहीं है। आगे के लिए मैं अभी नहीं कहूँगा आप लोगों को कुछ भी। तो ये जो जब प्रोटॉनों की संख्या जब ये होती है तो चतुर्ध्रुव आघूर्ण यानी कि नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण यानी कि जब किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या मैजिक संख्या के बराबर होती है तो उन नाभिकों का चतुर्ध्रुव आघूर्ण 0 होता है। अर्थात इस चतुर्ध्रुव आघूर्ण 0 होने का फिजिकल मीनिंग हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82 तक है, ये संख्याएं हैं, वो नाभिक उन नाभिकों में प्रोटॉनों का वितरण सममित है, यानी कि जो केंद्र है नाभिक का भी जो केंद्र है उसके सापेक्ष प्रोटॉनों का वितरण क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, यानी कि गोलीय रूप से सममित है। गोल चतुर्ध्रुव आघूर्ण का फिजिकल मीनिंग यही होता है कि जो केंद्र है यानी कि नाभिक में प्रोटॉनों का वितरण है वो सममित है, यानी कि सभी तरफ समान है, या जो त्रिज्या के बराबर की दूरी है वहां पर असममितता है। तो यहाँ पर चतुर्ध्रुव आघूर्ण 0 आता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोटॉनों का वितरण इन नाभिकों में प्रोटॉनों का वितरण क्या है, सममित है। तीसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, जो प्राकृतिक रेडियो एक्टिव श्रेणी है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव श्रेणी, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव श्रेणी स्थायी नाभिक पर ही समाप्त होती है। यानी कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिव श्रेणी यानी कि एक सीरीज चलती है रेडियो एक्टिव पदार्थ नाभिकों की, तो वह जो श्रेणी है वो एंड कहाँ पर होती है, स्थायी नाभिक पर समाप्त हो जाती है। यानी कि यहाँ अब मैं कह दूं कि ए से लेकर एक्स तक कोई एलिमेंट है,
तो ये एक नाभिक की सीरीज है जो रेडियो एक्टिविटी को शो करती है। तो इसका जो अंतिम एलिमेंट है उसका जो नाभिक होगा वो स्थायी नाभिक होता है। अब इसके बाद में मैजिक संख्याओं वाले न्यूट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की बात हमने कर ली। इसके बाद में एक बात पुनः हम वही बात करेंगे कि जिन नाभिकों में न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन अब अथवा नहीं काम में लेके हम कहेंगे न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन भी और प्रोटॉन भी मैजिक संख्या के बराबर होते हैं, वह सर्वाधिक स्थायी होते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक प्रकार की कसी हुई संरचना यानी कि कसकर बनाई हुई संरचना से बने हुए हैं। जैसे हम ऑलरेडी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं 2He4 8O16 20 20 Ca40, यानी कि इनमें जो इनको क्या बोलते हैं द्विक मैजिक संख्याएं, डबल मैजिक नंबर। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो इस प्रकार के जो नाभिक हैं, एक और है इसमें 82 Pb 82 Pb 208 82 Pb 208। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें देखिए 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मैजिक संख्या 2, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, 20 Ca40 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन। इसके बाद में 82 Pb 208 82 82 और 126। एक एलिमेंट और है जिसको हम कह 28 पे एक एलिमेंट, चलो ये इतने ही ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो एलिमेंट हैं इनमें प्रोटॉन भी मैजिक संख्या के बराबर हैं और न्यूट्रॉन भी मैजिक संख्या के बराबर हैं। तो ये हैं ये सर्वाधिक स्थायी कहलाते हैं, सर्वाधिक स्थायी नाभिक कहलाते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के नाभिक जो हैं उनकी जो संरचना है वो एक कसी हुई संरचना है, यानी कि एक टाइटली बाउंड जो है वो स्ट्रक्चर है, कसी हुई संरचना है। तो आज के वीडियो में हमने बात करी कि इसके एविडेंसेज कौन कौन से हैं। पुनः हम दोबारा चर्चा करेंगे तो और अन्य जो एविडेंस होंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।